Hi guys, a warm welcome to all of you in the today's session where our 21 days challenge is going on for all our three subjects advanced account costing and FMSM. We are done with 15 sessions and today is the turn of session number 16 for the subject advanced account. We have been doing the accounting standards for the last 6 sessions and today we will take it forward with the study of AS number 17 and AS number 18. I hope you all will be enjoying these lectures. With this, let us straight away come to the today's sheet. So 21 days challenge in which today is day number 16 for AS number 17 and AS number 18. अगर इन दोनों ही AS की बात करें तो मेनली AS 18 स्पेसिफिकली तो थ्योरी है और AS नंबर 17 आई कैन से 50-50 है. देयर कैन बी अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल, देयर कैन बी अ थियोरेटिकल क्वेश्चन एज वेल. हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक या दो टाइप का ही बनता है एंड वही बार बार इंस्टीट्यूट जो है रिपीट करता है. कहने को दो है, मेनली एक ही रहता है जहां पर यू विल हैव टू फाइंड आउट द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स. ठीक है ना. तो उसी संबंधित कुछ प्रश्न जो है आज हम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों एएस की पढ़ाई को देखेंगे. सबसे पहले हमारे सामने आता हूं जी पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1. The chief accountant of Sports Limited gives the following data regarding its 6 segment. सभी फिगर्स हैं रुपये इन लाख में और डाटा क्या है जी? सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट रिजल्ट्स और सेगमेंट रेवेन्यू. आपके पास जो सेगमेंट से 6 सेगमेंट का डाटा है एम एन ओ पी क्यू और आर, और फाइनली उसने टोटल वैल्यू भी बता दी सबकी. कहता जी चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट्स एम एंड एन अलोन शुड बी रिपोर्टेड. इज ही जस्टिफाइड इन हिज व्यू? डिस्कस. कहते हैं चीफ अकाउंटेंट है वो कह रहा है बस एम को रिपोर्ट करना है और एन को, बाकियों को नहीं करना, ओ पी क्यू और आर को. कहते हैं जी क्या आप उसके व्यू से सहमत है? बताइए, डिस्कस कीजिए. अब भाई ऐसे ओरली तो हम कहेंगे नहीं, हम तो प्रैक्टिकली बात करेंगे. हमें एएस नंबर 17 के प्रोविजंस पढ़ने होंगे और एएस 17 के प्रोविजन बड़े ही क्लियर हैं. एएस 17 कहते हैं भाई आपको 3 तरह से चेक करना है. एक सेगमेंट एसेट्स के थ्रू, एक सेगमेंट रेवेन्यू के थ्रू और सेगमेंट रिजल्ट्स के थ्रू. अगर सेगमेंट किसी भी एक रिजल्ट में, किसी भी एक टेस्ट में पास हो गई तो हम कहेंगे कि हाँ जी आप रिपोर्टेबल हो. सो हमें तीनों टेस्ट लगाकर जो है चेक करना है. सबसे पहले जब सेगमेंट एसेट्स का टेस्ट आप लगाएंगे, 3 टेस्ट लगाने, ऐसी कोई हायरार्की फिक्स नहीं है बट फिर भी चलो जिस ऑर्डर में दिया हम उसी ऑर्डर में बात करते हैं. सबसे पहले आप जब एसेट्स का टेस्ट लगाएंगे तो एसेट टेस्ट के हिसाब से एएस 17 बोलते हैं कि भाई टोटल एसेट देख लो. टोटल एसेट का आपने क्या कर लेना है, टोटल एसेट कितने हैं जी? 200 लाख के दिख रहे हैं, इसका 10% कर लो, 20 आ गया. कोई भी ऐसी सेगमेंट जिसका 20 या 20 से ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगी. कौन कौन सी 20 है? एम का है, एन का है, ओ का है, पी का है, क्यू का है. तो 5 सेगमेंट आपकी रिपोर्टेबल होगी जी पहले टेस्ट के हिसाब से. चीफ अकाउंटेंट साहब की पढ़ाई थोड़ी गलत है, इनको सिखाना पड़ेगा ये 17. उसके बाद आता है जी हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात कर लेते हैं. रेवेन्यू कितने? 1200. तो एस 17 कहता है भाई टोटल रेवेन्यू का आपने 10% कर लेना. 10% कितना हो गया? 1200 का 120. कोई भी सेगमेंट जिसका रेवेन्यू 10% ऑफ द टोटल सेगमेंट के यानी कि 120 के इक्वल या उससे ज्यादा वो रिपोर्टेबल हो जाएगी. 120 या उससे ज्यादा किसका है? सॉरी ये गलत मार्क हो गई अपनी. हाँ जी, तो ये आया सिर्फ एम और एन, दो ही सेगमेंट ऐसी हैं क्योंकि ओ पी क्यू और आर का सबका 120 से कम है तो ये रिपोर्टेबल नहीं होगी. तो शायद चीफ अकाउंटेंट साहब ने सिर्फ रेवेन्यू वाली कंडीशन पढ़ रखी है. उसके बाद आता है पुत्र आपका तीसरा कंडीशन रिजल्ट्स का. अब रिजल्ट देखोगे यहाँ पे तो नेट 100 लिखा है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट है. आपने रिजल्ट्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट वाले देख लो. प्रॉफिट वाली सेगमेंट्स कौन सी हैं जी? 50, 10, 10 और 13 सबका टोटल कर लो. 5 ते 10 6, 5 ते 1 6 ते 7 300. टोटल प्रॉफिट जो है वो है 100. सिमिलरली जो लॉस है अब उसको ऐड करो. लॉस कितने? 190 और 10. लॉस कितना है जी? टोटल 200. इन दोनों में से विच एवर इज हायर, हायर कौन है? लॉस 200. इसका आपने करना है 10%, कितना आ गया जी? 20. तो किसी भी सेगमेंट का अगर प्रॉफिट या लॉस 20 या 20 से ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगी. कौन कौन सी जरा देखें 20 या 20 से ज्यादा? एम हो जाएगी रिपोर्टेबल, एन हो जाएगी रिपोर्टेबल और आपकी आर रिपोर्टेबल हो जाएगी. तो आप जरा गौर फरमाइए यहां पर सभी सेगमेंट में अगर एक जगह पर भी मैंने कलर लगाया है तो मतलब वो रिपोर्टेबल होगी. एम और एन में तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी. ओ में सिर्फ एसेट वाली हुई है, पी में सिर्फ एसेट वाली हुई, क्यू में एसेट वाली हुई और आर में हुई है रिजल्ट्स वाली. तो सभी सेगमेंट रिपोर्टेबल पुत्र हो जाती हैं. करना कैसे इसको मैं फॉर्मली आंसर दिखाता हूं आपको किस तरीके से करके आना है एग्जाम में. हाँ जी, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं जी आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑन द सेगमेंट एसेट्स बेसिस. तो टोटल सेगमेंट के एसेट्स हैं 200 लाख, इसका 10% कर लो 20 लाख. सो कोई भी सेगमेंट जिसके एसेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लाख वो रिपोर्टेबल हो जाएगी. तो एम एन ओ पी एंड क्यू ये रिपोर्टेबल हो गई, आर को छोड़कर बाकी सभी.
उसके बाद पुत्र आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑन सेगमेंट रिजल्ट बेसिस। तो उसके लिए आप क्या करो, टोटल प्रॉफिट निकाल लो जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स हैं और लॉस निकाल लो जो लॉस वाली सेगमेंट्स हैं। प्रॉफिट आपने किया एम ओ पी और आर का आ गया जी 100 लाख। लॉस किस किस का था, एन और क्यू का टोटल किया, ये आ गया जी 200 लाख रुपए। दोनों में से हायर देख लो, हाँ जी क्या करेंगे, हायर ऑफ दीज इज 200 लाख, तो इसका 10% कर लो जो कि आ गया 20 लाख। तो एनी सेगमेंट हम कह रहे हैं जिसका प्रॉफिट और लॉस, कोई भी सेगमेंट जिसका प्रॉफिट या लॉस 20 लाख है उससे ज्यादा, वो रिपोर्टेबल है। तो इसके बेस पे जब हमने देखा तो एम एन और आर तीन सेगमेंट आपकी रिपोर्टेबल बनी। और अंतिम टेस्ट आता है जी सेगमेंट रेवेन्यू के बेस पे। तो आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑन सेगमेंट रेवेन्यू बेसिस पुत्र। आपने कहा जी टोटल रेवेन्यू 1200 लाख का, उसका 10% कर लो जी 120 लाख आ गया। तो किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू जिसका 120 लाख है उससे ज्यादा है वो रिपोर्टेबल हो जाएगी। तो इसके हिसाब से एम और एन रिपोर्टेबल बन गए। और फाइनली हम कंक्लूजन दे रहे हैं जी, since each segment has fulfilled at least one condition, so all the segments are reportable and chief accountant view is not justified। तो चीफ अकाउंटेंट साहब कहते हैं सिर्फ एम और एन को रिपोर्ट कर दो, कतई गलत बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी सेगमेंट्स रिपोर्टेबल होंगी। अच्छा जी, अगर वीडियो तक पहुंच गए हैं पुत्र लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को कर दो प्रेस। और ये नोट्स जो बच्चे देख रहे हैं तो यार ये नोट्स कैसे मिलेंगे, बढ़िया बना रखे हैं सर ने, मजेदार नोट्स हैं, क्वेश्चन भी आंसर भी है। तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से पुत्र मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है ज्वाइन कर लीजिए सर। टेलीग्राम का लिंक है सर या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लिंक वहां क्लिक कर लो, नहीं तो टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके अपने फोन में सर्च ऑप्शन में दो राहुल गर्गारे से आपके पास आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर एएस नंबर 18। तो एज पर एएस 18 कहता जी बताओ रिलेटेड पार्टी क्या है। कहता जी ए लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा जी चैट आइए चार्ट बनाएं, चार्ट बना रहे हैं। ए लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ बी लिमिटेड, ठीक हो गया। बी लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ ओ लिमिटेड। बी कहते हम क्यों पीछे रहें, हम भी किसी और को पकड़ेंगे, कंट्रोल करेंगे। कितने, 51% ऑफ ओ लिमिटेड। जेड लिमिटेड होल्ड्स 49% ऑफ ओ लिमिटेड। एक जेड भी है, एक जेड भी है, इट होल्ड्स 49% ऑफ ए लिमिटेड। तो क्वेश्चन हमसे पूछे रिलेटेड पार्टीज बताओ, आपके पास कुल मिलाकर कितनी एंटिटीज हो गई, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ओ लिमिटेड, जेड लिमिटेड। तो पहले तो ये देख लो जी, हमें चारों के लिए बताना है, ए के लिए कौन है, बी के लिए कौन है, ओ के लिए कौन है और जेड के लिए कौन है। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए बी को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, ये इसकी सब्सिडरी होगी। और क्योंकि बी ओ की होल्डिंग है, तो यार जब ए बी को कंट्रोल कर रहा है और बी ओ को कंट्रोल कर रही है, तो इट इज एज्यूम्ड कि ए भी डायरेक्टली ए को कंट्रोल कर रहा है। तो ए के लिए दो रिलेटेड पार्टी हैं, बी और ओ। तो हमने कहा जी ए के लिए देखें, बी लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी सब्सिडरी, और ओ लिमिटेड भी इसकी सब्सिडरी मानी जाएगी, वो भी रिलेटेड पार्टी है। अब हम देखते हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बी के लिए ए कौन है, होल्डिंग कंपनी, और ओ कौन हो गया जी, सब्सिडरी कंपनी। बी के लिए देखें तो ए लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी है आपकी, और जो ओ लिमिटेड है वो आपकी सब्सिडरी, इस तरह से रिलेटेड पार्टी है। बात करते हैं ओ की। ओ को बी कर रहे डायरेक्टली कंट्रोल, तो बी इसका होल्डिंग हो गया। ओ को ए भी कंट्रोल कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ए भी इसका होल्डिंग हो गया। और ओ को जेड भी कुछ शेयर होल्डिंग लेकर बैठा है जेड ओ में, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं है, 50 से कम है, 49% है। तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपकी होल्डिंग कंपनी है, लेकिन वो आप में इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, तो वो इन्वेस्टिंग पार्टी होगी, इन्वेस्टर बोल सकते हैं। ये देखें तो ओ की अगर बात करें तो ए लिमिटेड जो है वो तुम्हारी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी है, बी लिमिटेड तुम्हारी इमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, और जेड लिमिटेड ने तुम में इन्वेस्ट किया हुआ, तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो गई। और सवाल उठा जेड के लिए कौन है, जेड का देखो ना ए से कोई रिलेशन ना बी से, जेड का ओ से है। जेड ने इन्वेस्ट किया तो जेड होता है इन्वेस्टर, और ओ में इन्वेस्ट किया है क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है, तो ओ कौन बन जाएगा इसके लिए, एसोसिएट। तो ये कहेगा जी ओ जो है ना मेरा एसोसिएट है, इस तरह से वो मेरा रिलेटेड पार्टी है पुत्र। ठीक है जी, आई होप इट इज कंफर्टेबल एंड फाइन। प्रश्न नंबर 3, मिस्टर राज, a relative of KMP, key management personnel, received a remuneration of 2.5 lakh for his services in the company for the period from 1st of April to 30th of June, but on 1st July he left the service of the company. Should the relative be identified at the closing date for the purpose of AS 18 or not? तो कहता जी एक राज है हमारे KMP का रिलेटिव था, शुरू में साल के शुरू के 3 महीने अप्रैल मई और जून में उसने काम किया, 2.5 लाख की रेमुनरेशन मिली, उसके बाद 1 जुलाई को छोड़ दी। बैलेंस शीट की डेट आ गई, 31st ईयर की क्लोजिंग आ गई जी, 31st ऑफ मार्च 2002। तो कहता अब वो 1 जुलाई को छोड़ गया, अब तो वो हमारा है नहीं बंदा, हमारे यहाँ काम कर नहीं रहा।
तो क्या उसे अब भी हमें रिलेटिव आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करने का सीधा सा पर्पस है, क्वेश्चन ये पूछना आता है कि हमें जो डिस्क्लोजर्स हैं एज पर AS 18 क्या उसमें अब भी दिखाने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2002 को जो क्लोजिंग डेट है उस दिन वो हमारा एम्प्लॉई नहीं है, मतलब उस दिन कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो AS 18 के प्रोविजंस अगर आप पढ़ते हैं वहां पर बड़ी क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर देयर इज अ रिलेशन, सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट डेफिनेटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुरू के 3 महीने तो था, तो इसको डेफिनेटली रिलेटिव ट्रीट किया जाएगा और इसका डिस्क्लोजर भी आपको देना होगा। According to AS 18 on related party disclosures, parties are considered to be related if at any time during the reporting period, if at any time during the reporting period, one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making the financial or operating decision। तो कंट्रोल दो टाइप का वो बता रहे हैं, कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और क्योंकि एट एनी पॉइंट वाली कंडीशन आ जाती है तो Mr. Raj, relative of KMP, should be identified as a related party for disclosure in the financial statements for the year ended 31st of March 2002 पुत्र। ठीक है जी, should be clear to everybody। आइए जी, तो we have some multiple choice। कहता जी डैश इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं ऐसे कंपोनेंट को? ऑप्शंस हैं बिजनेस, ज्योग्राफिकल, बोथ या नन ऑफ द अबव। अब नन ऑफ द अबव तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि AS 17 में दो ही टाइप की सेगमेंट बताइए, बिजनेस और ज्योग्राफिकल। डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं क्योंकि कंफ्यूजन है। कहता जी डैश इज द डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, यहां तक तो हो गया सेगमेंट कि डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है, दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विस। अब दिक्कत क्या होती है, बच्चे यहां तक पढ़ के ही कह देते हैं अरे बिजनेस सेगमेंट है, प्रोडक्ट सर्विस लिखे, भाई आगे तो पढ़ ले। आगे बोल रहा है विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जैसे उसने ऐसी बात बोली पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब वो लोकेशनल चीज पर पहुंच गया, एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ज्योग्राफिकल सेगमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस कहां बेच रहे हैं? पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरमेंट। प्रोडक्ट और सर्विस अलग नहीं है, अलग क्या है आपका? एनवायरमेंट अलग है। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट इसका उत्तर बनेगा मेरे पुत्र। पंजवां क्वेश्चन साढ़े को लांदा है, According to AS 18 related party disclosures, which one of the following is not a related party of the Skyline Limited? तो चार ऑप्शन है, कहता बताओ इनमें से किसको रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। पहला, अ शेयर होल्डर ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड ओनिंग 30% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, 30% शेयर कैपिटल है इसके पास। हम तो 20 से ज्यादा वाले को कह देते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ये तो 30 है, तो ये डेफिनेटली रिलेटेड पार्टी बनेगा। एन एंटिटी प्रोवाइडिंग द बैंकिंग फैसिलिटीज टू स्काईलाइन लिमिटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई बैंक आपको बैंकिंग फैसिलिटी दे रहा है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जस्ट बिकॉज आपका उसके साथ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, हम उसको रिलेटेड पार्टी नहीं बना सकते, यही करेक्ट आंसर बनेगा। फिर भी आगे पढ़ेंगे। सी पॉइंट, एन एसोसिएट ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड, ये तो रिलेटेड पार्टी माना जाता है। और चौथा कहता है जी के मैनेजमेंट पर्सन ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड, तो ये भी रिलेटेड पार्टी ही होता है। तो जो करेक्ट आंसर पुत्र आपका बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड द 4 ऑप्शंस। मल्टीपल चॉइस में गलती होना बहुत ही आसान है। अगर आपने क्वेश्चन को भी थोड़ा सा भी जरा सा ध्यान से नहीं पढ़ा या किसी ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा, यू कैन वेरी इजीली मेक अ मिस्टेक। तो MCQ अटेम्प्ट करते हैं भैया पूरा ध्यान रखना है, एंड दीज आर वेरी वेरी स्कोरिंग। 30 में से 30 लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आज AS 17 और 18 की पढ़ाई हो गई। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ और AS की बात करेंगे, ठीक है जी। एक बार फिर से बता दूं, जो ये नोट्स हैं अपने पास सारे असेंबल करके रखो। एग्जाम डे से पहले अगर आपको लगेगा कुछ क्वेश्चंस देखने हैं तो दीज आर द रेडी क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना। हर चीज का कुछ ना कुछ यहाँ पर है, मल्टीपल चॉइस, प्रैक्टिकल या थियरी, किसी ना किसी से चैप्टर कवर हो जाता है, टच अप हो जाता है, ठीक है जी। तो चलिए मुलाकात करेंगे पुत्र अगले सेशन में, तब तक देवास्ते, बाय बाय।